नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का पुस्तक पर्यावरण और हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पुस्तक का अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय का यह पहली वीडियो है बच्चों, और इस वीडियो में हम लोग स्थल रूपों का विकास कैसे होता है यह समझेंगे। स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं यह जानेंगे, और ज्वालामुखी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं स्थल रूपों का विकास। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्थल रूप दिखलाना चाहता हूँ, जिससे यह समझ बन जाए कि किन को स्थल रूप कहते हैं और किन स्थल रूपों के विकास की बात इस अध्याय में की जाएगी। तो बच्चों, सामने आपका एक ज्वालामुखी का चित्र है। यहाँ ज्वालामुखी के आंतरिक और बाह्य दोनों भाग को दिखलाया गया है, और नीचे के चित्र में गर्म लावा बहता हुआ दिखलाया जा रहा है। तो ज्वालामुखी भी एक स्थल रूप है। ज्वालामुखी से ही ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार आदि बनते हैं। तो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भूकंप के बारे में भी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। भूकंप से भी कई स्थलाकृतियाँ बन जाती है या बनी हुई स्थलाकृतियाँ टूट जाती है। यहाँ नीचे आपको भुज, जो कि गुजरात में है, वहाँ आए एक भूकंप की तबाही का दृश्य दिखलाया गया है। बच्चों, अब नदियों के तेज धार के द्वारा कई स्थल रूप बनते हैं। उनमें से एक ये भी आकार की घाटी बन जाती है। दूसरा बच्चों, ये भी गार्ज है, यह भी नदियों के बहने से बनता है। ये जलप्रपात है बच्चों, और यहाँ जो चित्र दिया हुआ है यह हुंड्रू जलप्रपात का है, जिसको आप झरना भी कह सकते हैं। ये हुंड्रू जलप्रपात हमारे झारखंड के रांची जिले के सामने है। बच्चों, ये विसर्प एवं गोखुर झील है, यह नदियों के धारा से बनता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये डेल्टा भी नदियों के कारण ही बनता है बच्चों, तो डेल्टा के बारे में भी जानेंगे। यहाँ देखिए, अब पवन के द्वारा, हवा के द्वारा, तेज हवा से बनने वाले स्थल रूपों को दिखलाया गया है, जिसमें ये मशरूम चट्टान है। ये भी पवन से बनता है। बलुआ टिब्बा, तेज पवन से बालू उड़ाकर एक जगह जमा कर दिया जाता है, जिसको बलुआ टिब्बा कहते हैं। बच्चों, ये लावोस कहलाता है, ये भी तेज पवन के कारण ही बनता है। बच्चों, ओएसिस, मरुस्थल में पानी का स्रोत, और यह भी तेज पवन के कारण मरुस्थलों में बनता है। जो यू आकार की घाटी है देखिए, और यह यू आकार की घाटी हिम नदी से बनता है। हिम नदी के बहने से यू आकार की घाटी बन जाता है। बच्चों, समुद्री तरंगों, समुद्र का जो लहर है, उससे बार बार चट्टानों के टकराने से भी कई भू आकृतियां बन जाती है, जिसमें समुद्री गुफा पहले बनता है। ये गुफा दोनों ओर से टूटकर प्राकृतिक मेहराव बन जाता है, और मेहराव में टूटकर एक स्टैग यानी कि समुद्री स्तंभ बन जाता है। बच्चों, समुद्री तरंग के कारण ही लैगून बनता है। ऊपर में केरल तट का लैगून दिखलाया गया है, और नीचे चिल्का झील का दृश्य है, और इसे भी लैगून कहते हैं। तो हम आगे इसके विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये सारे स्थलाकृतियाँ थी जिसका विकास पृथ्वी पर होता रहता है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इसका विकास किस तरह से होता है। क्या आपको मालूम है, क्या आप महसूस करते हैं कि ये पृथ्वी गतिशील है? बच्चों, पूर्व के अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन गति करते हुए एक और गति, परिक्रमण गति करते हुए सूर्य का परिक्रमण करती है, जिससे हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर उन गतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, न घूर्णन की बात कर रहा हूँ, न परिक्रमण की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी पृथ्वी हमारा गतिशील है। जिस पे हम खड़े हैं वो खिसक रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से खिसकता है, घसकता है, इसलिए इसका अनुभव हम लोगों को नहीं हो पाता है। आपको इसका अनुभव होता है क्या? नहीं ना। बच्चों, हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि
महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, भारत जहाँ पर है, सदियों से यहीं पर था और सदियों तक यहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के रहने वाले अल्फ्रेड वेगेनर ने बताया कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। अभी तो देखिए, अभी जो हमारी महाद्वीपों की स्थिति है इस तरह से है, लेकिन ये चित्र देखिए तो इस तरह से लाखों वर्ष पहले ये एक साथ जुड़े हुए थे ना। और इस जुड़े हुए महाद्वीपों को बृहत महाद्वीप कहा गया, यानी कि पेंजिया कहा गया। तथा सारे महासागर भी एक साथ जुड़े हुए थे जिनको पेंथालासा कहा गया। बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, इन्हीं शक्तियों के बारे में यहाँ जानेंगे कि आंतरिक शक्ति कौन सा है, बाह्य शक्ति कौन सा है। तो पृथ्वी की इन्हीं आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ तथा वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप ग्रहण किया, जिसका वर्तमान में इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम सबसे पहले पेंजिया का विखंडन, मतलब पेंजिया का जो बिखराव हुआ, जो टूटा, तो अंगारा लैंड बना जो उत्तरी भाग कहलाता है, तथा दूसरा गोंडवाना लैंड बना जो दक्षिणी भाग के नाम से जाना जाता है। तो अंगारा लैंड के विखंडन से देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। हमारा राज्य झारखंड, छोटा नागपुर, पठार भी इसी गोंडवाना लैंड का अंग है। बच्चों, भूपटपट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटे प्लेटें हैं। देखिए यहाँ प्लेट की बात की गई है। हम लोग तो घर में प्लेट देखते हैं, वैसा प्लेट नहीं, बड़े बड़े चट्टानों का प्लेट है जो धीमी गति से गतिशील है, बहुत धीमा घसकता है ये। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ मैग्मा देखिए जो कि ज्वालामुखी से कई बार बाहर भी निकलता रहता है, और यही धरती के अंदर भी है जिस पर ये चट्टानें, ये प्लेटें खिसकती हैं। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा तरंग के कारण होती है। प्लेट के सीमा क्षेत्र को बच्चों विवर्तनिकी, यानी कि अंग्रेजी में टेक्टोनिक क्षेत्र कहते हैं। जहाँ प्लेट समाप्त होता है उस स्थान को विवर्तनिकी कहते हैं। गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे प्रक्रियाएं होती रहती है। आगे इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे या दूसरे वीडियो में भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसे अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। ज्वालामुखी से पर्वत बन जाता है, पठार बन जाता है। इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कार्य करते हैं। देखिए दूसरा है बाह्य कारक, तथा इसके स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार के भूदृश्य का निर्माण होता है, अनेक तरह का स्थलाकृति बन जाता है। तो बच्चों यहाँ एक सारणी दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं? यहाँ पर दिया गया है कि दो बलों द्वारा होता है। पहला है अंतर्जनित बल, मतलब ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, अंतर्जनित होता है, अंतर में जन्म लेते हैं। दूसरा है बहिर्जनित बल, और बहिर्जनित माने बाहर जन्म लेने वाला बल, और ऐसे बल पृथ्वी की सतह पर जो ऊपरी भाग में हम रहते हैं वहां उत्पन्न होते हैं। बच्चों, अब पहला जो है अंतर्जनित बल, वो भी दो प्रकार का होता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो पहले जान लेते हैं कि आकस्मिक अंतर्जनित बल कौन कौन सा है। तो पहला भूकंप है, दूसरा ज्वालामुखी है, और तीसरा भूस्खलन है, जमीन का धंस जाना। और बच्चों, पटल विरूपण बल में पहला है पर्वत निर्माणकारी बल, माने पर्वत जिससे बन जाता है। आज जहाँ पर आप हिमालय पर्वत को देख रहे हैं, सदियों पहले यहाँ हिमालय पर्वत नहीं था, समतल था, समुद्र था, लेकिन ये पटल विरूपण बल के कारण वहाँ हिमालय पर्वत बन गया। इसी तरह कई स्थलाकृतियों का विकास होता रहता है। तो ये था अंतर्जनित बल के बारे। अब दूसरा है बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण होता है।
अपर्दन मतलब धीरे धीरे कटना, और निक्षेपण मतलब दूर जाकर कहीं जमा हो जाना। बहकर परिवहन से, नदियों के माध्यम से, पवन के माध्यम से, हिमनद के माध्यम से और समुद्री तरंग के माध्यम से कहीं जमा होकर नया स्थलाकृति बन जाए। तो वह जनित बल नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा और समुद्री तरंग के द्वारा पैदा हो। तो बच्चों, आप समझ गए कि ये दो बल के कारण पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का विकास होता है। तो आइए अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। बच्चों, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र, छेदा, हॉल या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, देखिए गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। इस छिद्र का संपर्क यहाँ देखिए भूगर्भ से एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली वेंट कहते हैं। इस नली के मुख को यहाँ पर देखिए इसे क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का मुख का विस्तार, मतलब ये मुंह जब बड़ा हो जाता है और अधिक बड़ा हो जाता है और अधिक इसका विस्तार हो जाता है, तो इसे कॉल्डेरा कहते हैं। समझ गए बच्चों ज्वालामुखी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जानिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार मतलब ये विस्फोट होना, ज्वालामुखी से लावा का निकलने का अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सक्रिय या जागृत, मतलब जगा हुआ ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव हमेशा निकलता रहता है, बंद नहीं होता है कभी, उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का एटना मतलब एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये भी इटली का ही है। हवाई द्वीप का मैना लोवा तथा इक्वेडोर का कोटोपैक्सी प्रमुख इसका उदाहरण है, जो हमेशा विस्फोट होते रहता है जिन ज्वालामुखियों में। दूसरा प्रकार है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी उद्गार के बाद तो शांत पड़ जाते हैं, पर उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण मतलब पुनः फटने का लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उनमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। इसका उदाहरण इटली का है विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ आदि, ये सब प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं। अब तीसरा प्रकार है शांत ज्वालामुखी। शांत मतलब ये शांत हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण तथा समाप्त हो जाता है और ये कभी नहीं फटते हैं, दोबारा कभी नहीं फटते हैं, और इनके मुंह पर जल भर जाता है, झील का निर्माण हो जाता है। इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है। और इसका उदाहरण है अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा तथा दक्षिण अमेरिका का चिम्बोराजो, विश्व के प्रमुख शांत या इनको मृत ज्वालामुखी भी। अच्छा, ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर क्या क्या बनता है देखिए। ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल के झरने, कॉल्डेरा, ये सब बन जाते हैं। भारत का दक्कन का लावा पठार तथा झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा के बहने से, लावा के प्रवाह से हुआ है। बच्चों, राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिला, यहाँ पर देखिए साहेबगंज जिला कहाँ पर है, जो सत्ताल नाम पड़ता है, वहाँ स्थित है। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर स्थलाकृति किसे कहेंगे ये समझ लिए होंगे। स्थलाकृतियों का विकास कैसे धरती पर होता है, ये बात थोड़ी थोड़ी आपकी समझ में आ गई होगी। और इसके तहत ही ज्वालामुखी भी एक कारक है। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, पहला जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की भी जानकारी आपको हो गई है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। तो बच्चों, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद।